देखिए, वैसे तो हमें जितना हो सके लोगों से दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए और किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य स्वयं कहते हैं कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अपना दोस्त बना लो। क्योंकि अगर लड़ाई करके फिर जीतोगे तो उसमें आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ के सैनिक मरते हैं। महाभारत का ही उदाहरण ले लीजिए। कौरवों का तो नाश हो ही गया, लेकिन पांडवों के भी सभी पुत्र मारे गए। इसलिए ज्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि आप कम से कम दुश्मन बनाएं, ताकि आपको ज्यादा बिना वजह की लड़ाइयों में ना पड़ना पड़े। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें दोस्त बनाना मुमकिन ही नहीं होता और उनसे बस दुश्मनी ही की जा सकती है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्योंकि अगर दुश्मन हमसे कमजोर है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन हमारी बराबरी का है या हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कूटनीतियों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बराबर वाले या अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। पहला, दुश्मन के दोस्त बन जाओ और फिर उसको अंदर से खोखला कर दो। देखिए, महाभारत तो आप सब ने देखी ही होगी। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि महाभारत के भीषण युद्ध को शुरू करवाने में सबसे बड़ा हाथ दुर्योधन के शकुनी मामा का था। लेकिन आखिर शकुनी ने अपने ही भांजे को मौत के मुंह में क्यों ढकेला, ये भी जान लीजिए। दरअसल हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी राजा सुबल की पुत्री गांधारी से हुआ था। लेकिन गांधारी की कुंडली में यह दोष था कि उसका विवाह जिस किसी से भी होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और गांधारी विधवा हो जाएगी। तो महाराजा सुबल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया और फिर इस बकरे की बलि चढ़ा दी गई। इसके बाद गांधारी विधवा हो गई और फिर उसका विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से हुआ। लेकिन विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र को यह मालूम चला कि गांधारी का विवाह पहले ही हो चुका है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया और कारागृह में बंद कर दिया और उन्हें यह दंड दिया कि उन्हें खाने के लिए हर दिन एक मुट्ठी चावल दिया जाएगा। लेकिन इतने लोगों का गुजारा एक मुट्ठी में कहां होने वाला था। इसलिए राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वो अपने पुत्रों में किसी एक को ही चावल खिलाकर जीवित रखेंगे ताकि वो उनका बदला ले सके। और उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को चुना। शकुनी ने कारागार में अपने सभी भाइयों को भूखा मरते देखा और जब उनके पिता का अंतिम समय आया तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने का आग्रह किया, जिसे धृतराष्ट्र ने मान लिया। और वही शकुनी आगे चलकर धृतराष्ट्र के पूरे वंश को नष्ट करने का काम कर गया और शकुनी ने बहुत चालाकी से अपना बदला ले लिया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को हमेशा लगता रहा कि शकुनी तो हमारे साथ है, लेकिन असल में शकुनी दोस्त के वेश में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब शकुनी ने ऐसा क्यों किया? अगर वो चाहता तो गांधार जाकर अपनी सेना तैयार करके हस्तिनापुर पर हमला भी कर सकता, लेकिन उस परिस्थिति में उसकी हार निश्चित थी, क्योंकि हस्तिनापुर उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य था। इसलिए शकुनी ने कूटनीति का प्रयोग किया और धृतराष्ट्र का शुभचिंतक बन गया और धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो कौरवों को खोखला करता गया। तो आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें उसका शुभचिंतक बनने का दिखावा करना चाहिए और अंदर ही अंदर कूटनीति से उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए और समाप्त कर देना चाहिए। या आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने दुश्मन के ही बराबर जो ताकतवर व्यक्ति हो आप उसके पास जा सकते हैं और उनके शुभचिंतक बन सकते हैं। जैसे पांडव श्री कृष्ण के शरण में गए और श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद की और पांडवों की जीत में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं ने निभाई। दूसरा, दुश्मन के जितने शक्तिशाली बनो। अपने से शक्तिशाली दुश्मन को हराने का दूसरा तरीका है आप अपने दुश्मन के जितने ही शक्तिशाली बनो। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जब चाणक्य ने कई वर्षों तक चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उसे हर प्रकार से भारत का सम्राट बनने के लायक बनाया, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर धनानंद को कैसे हराया जाए, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास सिर्फ कुछ चंद हजार लोगों की छोटी मोटी सेना थी। तो ऐसे में उन्होंने धनानंद को हराने के लिए इसी रणनीति का प्रयोग किया। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने साथ मिलकर एक बड़ी और शक्तिशाली सेना जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। चाणक्य ने एक मुनि का वेश धारण कर लिया और वो जगह जगह जाकर प्रचार करने लगे और धनानंद के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने लगे
और युवा लोगों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने हर धर्म, जाति और वर्ग के व्यक्ति को अपनी सेना में शामिल किया। इसके साथ साथ चाणक्य भारत के कई अन्य राजाओं से मिले, उनसे बातचीत की, उन्हें अपने साथ जोड़ा। और ऐसा करते करते ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को इस काबिल बना लिया कि वो धनानंद का सामना कर सके, और फिर उसके बाद उन्होंने धनानंद के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान शुरू कर दिया। और फिर आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध के आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीता और फिर पाटलिपुत्र पर हमला करके धनानंद और उसके वंश का सर्वनाश कर दिया। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। आचार्य चाणक्य ने धनानंद से अपना प्रतिशोध भी ले लिया। इसलिए दुश्मन को हराने का सबसे ज्यादा कठिन पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को दुश्मन के जितना काबिल बनाएं और फिर दुश्मन पर आक्रमण करके उसको जड़ से उखाड़ फेंके। तीसरा, दुश्मन से संधि कर ले। देखिए, हमेशा दुश्मन से लड़कर ही नहीं जीता जा सकता, इसलिए अगर कोई दूसरा मार्ग ना हो तब दुश्मन से संधि कर लेना चाहिए। और इसमें कोई छोटा महसूस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज को भी एक बार संधि करनी पड़ी थी और अपने राज्य के लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बात है 1665 की, जब शिवाजी का मराठा साम्राज्य धीरे धीरे अपनी सीमाएं फैला रहा था और मुगल बादशाह औरंगजेब की शिवाजी को हराने की हर तरकीब फेल हो रही थी। तब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह एक हिंदू राजा ही थे, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिए थे और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो जयसिंह एक बड़ी मुगल सेना और हाथी घोड़ों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने निकल पड़ा। शिवाजी उस समय पुरंदर के किले में थे और वहां उनके पास सिर्फ 4000 मराठा सैनिक थे। तो जयसिंह ने पुरंदर पहुंचते ही अपनी तोपों से पुरंदर के किले पर हमला करना शुरू कर दिया। पुरंदर का किला जमीन से काफी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना था, इसलिए उस पर कब्जा कर पाना मुश्किल था। लेकिन जयसिंह लगातार तोपों से पुरंदर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब शिवाजी ने मुरार बाजी देशपांडे और उनके साथ कुछ सैनिकों की टोली को किले से बाहर भेजा और युद्ध शुरू हो गया। वो चंद मराठा सैनिक भी मुगलों पर भारी पड़े। मुरार बाजी देशपांडे ने अपने अदम्य साहस और मराठा साम्राज्य के प्रति वफादारी का परिचय दिया। वो बहुत ही वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। अब शिवाजी को समझ आ चुका था कि इस बार दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अगर वो खुद युद्ध लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा। और पुरंदर के किले में उनके साथ जो 3000 आम नागरिक हैं और महिलाएं और बच्चे हैं, उनको इन मुगलों के हाथों जुल्म सहने पड़ेंगे। इसलिए इस समय शिवाजी ने दुश्मन से संधि करना ही उचित समझा। तब शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और साथ ही उन्हें औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा भी जाना पड़ा। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा उनके दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार के छोटे मोटे मंत्रियों के बीच बिठा दिया, जिन्हें शिवाजी पहले ही युद्ध में हरा चुके। इससे क्रोधित होकर शिवाजी दरबार से चले गए और औरंगजेब ने इसे अपनी बेइज्जती समझते हुए शिवाजी और उनके 9 साल के बेटे संभाजी को बंदी बना लिया। जब औरंगजेब के दरबार में यह चर्चा होने लगी कि शिवाजी को जिंदा रखा जाए या फिर उन्हें मारकर उनकी कहानी ही खत्म कर दी जाए, तो यहां पर जयसिंह ने औरंगजेब को शिवाजी को जिंदा रखने के लिए कहा, क्योंकि वो शिवाजी को यह वचन दे चुके थे कि वो उनकी रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकलने का सोचा। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और वो दान के रूप में बड़े बड़े डिब्बों में खाने की चीजें और मिठाइयां बाहर शहर में भिजवाने लगे। और एक दिन वो उन्हीं डब्बों में से एक डब्बे में मिठाई की जगह खुद बैठ गए और दूसरे डब्बे में अपने बेटे संभाजी को बिठा दिया और इस तरह वो औरंगजेब के चंगुल से मुक्त हो गए। और औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकलते ही शिवाजी ने अपना प्रतिशोध अभियान भी शुरू कर दिया। शिवाजी ने एक एक करके अपने सभी हारे हुए किले वापस जीत लिए और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास 300 से भी ज्यादा किले थे। तो कभी कभी परिस्थितियों की मांग को समझते हुए दुश्मन से संधि भी कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर दुश्मन पर फिर से प्रहार किया जा सकता है। और इस तरह प्रहार किया जाता है कि दुश्मन की कमर ही टूट जाए और वो दोबारा हमसे पंगा लेने के बारे में सोच भी ना सके। 5वां, दुश्मन को कमजोर कर दो।
देखिए, अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और आप उसे हराना चाहते हैं तो उसको हराने का एक ये तरीका है कि आप उसकी कमजोरी पकड़ो और उस कमजोरी पर वार करो, और उसके बाद जब दुश्मन कमजोर हो जाए तब उस पर वार करो और आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसको भी महाभारत के उदाहरण से ही समझिए। देखिए, कौरवों की तरफ से अगर भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जितना ही शक्तिशाली कोई था तो वो थे महाराज कर्ण, क्योंकि कर्ण ने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी और इसके साथ साथ उनके पास दिव्य कवच और कुंडल भी थे, जिनके कारण वो युद्ध में अजेय थे। और पांडवों को यह बात मालूम थी कि अगर कर्ण युद्ध में कवच और कुंडल के साथ लड़ेंगे तो फिर उनका जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए यहां पर पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने पिता देवराज इंद्र की सहायता मांगी। अब देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे, इसलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश बनाकर महाराज कर्ण के पास गए और उनसे भिक्षा में कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण समझ गए कि वो ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र हैं और वो उनसे कवच और कुंडल क्यों मांग रहे हैं वो ये भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दानवीर होने का प्रण पूरा किया और कवच कुंडल निकालकर इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने कर्ण की दानवीरता से खुश होकर उन्हें दिव्यास्त्र भी दिया, लेकिन कवच और कुंडल की शक्ति जाने से कर्ण की शक्ति आबादी हो गई थी और उन्हें पराजित करना भी संभव हो चुका था। तो इस तरह पांडवों ने कर्ण की शक्ति को आधा करके उन्हें कमजोर कर दिया और आखिर में कर्ण को हराने में भी सफल रहे। तो अगर दुश्मन आपसे शक्तिशाली हो तो उसको हराने का एक तरीका यह भी है कि आप दुश्मन को कमजोर बनाएं और फिर आपके लिए जीतना आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार हैं वो कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।